जी। चलिए, अब बाजार के बिग पिक्चर समझाने के लिए हमारे साथ हैं वाइट ओक कैपिटल के आशीष सुमैया। आप आशीष जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है गुड आपसे बात मॉर्निंग। करके। और बताइए, मार्केट हमारी मार्केट इस समय ऐसे बिहेव कर रही है एज इफ यूएस मार्केट में या बाकी मार्केट्स में, चाइना में कुछ भी हो रहा है वो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उल्टा हमारे लिए पॉजिटिव है। तो एक टीना फैक्टर कि एक इंडियन मार्केट के अलावा शायद कुछ है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या फिर आप इससे सहमति रखते हैं? अनुज जी, ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको बोलूंगा कि थोड़े दिन पहले मैंने जब डीकपलिंग वर्ड सुना तब से मैं सतर्क हो गया हूँ थोड़ा। वो मैं, जब भी क्योंकि बोलते हैं कि हमको, मुझे किसी ने कहा था कि आप डीकपलिंग मत बोला करिए, तो बोलते ही मार्केट गिर जाता है। नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए बात इससे स्टार्ट की क्योंकि अनुज जी, अगर आप 2022 का पूरा साल देखें, आप करेंसी देखें, आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें, कुछ भी देखें, तो वो डीकपलिंग ही तो था, फिर वो और क्या था। तो अब जाकर के जब हो गया, जब हम उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि डीकपलिंग होगा, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि लोग कंप्लेसेंट होते जा रहे हैं, या अज्यूम कर रहे हैं कि ये तो ऐसे ही चलेगा। तो डेफिनेटली क्यों आउट परफॉर्म किया है उसके कारण है, वो बात सही है। और अगर आप आर्थिक व्यवस्था या कंपनियों के परफॉर्मेंस की बात करें, तो एरिथमेटिकली आप डेफिनेटली ऐसा साबित कर सकते हैं कि हमारा कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनियों का बाहर की आर्थिक व्यवस्था से या ग्लोबल मार्केट से किसका कितना कोरिलेशन है, किसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये हर सेक्टर और हर कंपनी अपना अपना एनालिसिस या विश्लेषण कर सकती है। लेकिन जब शेयर बाजार की बात करते हैं, तो शेयर बाजार में मैंने ये देखा है कि चाहे वो 2000 का टेक बबल हो, 2001 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टेरर अटैक हो, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो क्या होता है कि जब बाहर कोई चीज खराब होती है तो अल्टीमेटली शेयर बाजार तो कोरिलेट हो ही जाते हैं। तो इस डीकपलिंग वाली बात को बहुत ज्यादा अपने आप को हम लोगों को कंप्लेसेंट नहीं बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर का वातावरण देखें, चाहे आप चाइना को देखें, चाहे आप यूक्रेन को देखें, यूरोप का एनर्जी क्राइसिस देखें, या अगर आप यूएस में भी जो हो रहा है, हम सब जानते हैं कि 10 ईयर बॉन्ड पे आधा परसेंट मिल रहा था, वो अब पता नहीं 4% के ऊपर पहुंच गया है। तो अगर हम एक नजरिए से देखें कि रिस्क की अगर बात करें, तो ये सब चीजों को प्रोबेबिलिटी के लेवल पे देखना चाहिए कि व्हाट इज द के रिस्क, कुछ ना कुछ गलत होने की प्रोबेबिलिटी अभी ज्यादा है, 1 साल पहले ज्यादा थी, या 5 साल पहले ज्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी का बाहर का जो माहौल है, वहाँ पे रिस्क की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और हम लोगों को कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। ये एक लिमिटेड पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए हमको। समझ गया आपकी। तो आपका ये मानना है कि 2023 में हो सकता है शायद इस आउट परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है? मतलब ये जो हमने पिछले 3-4 महीने में रिटर्न्स देखे हैं, हो सकता है इसकी पेस थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है, ये मान रहे हैं आप? हाँ, तो ये पूरा साल हमने आउट परफॉर्म तो कर ही लिया, लेकिन अगर बाहर कोई घटना घटती है, और अगर बाहर के बाजारों में एक जैसे शार्प फॉल आती है, तो कहीं न कहीं पे तो कोरिलेशन हो ही जाएगा। अच्छा आशीष जी, आज जब आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, तो आज हम एसबीआई डे और इनफैक्ट बीओबी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एसबीआई के नंबर्स, बीओबी सुबह सुबह 10% ऊपर था। स्टिल अगर आप देखें, एसबीआई बीओबी अच्छा तेजी लेकर ट्रेड कर रहे हैं। ये इस बार का पूरा अर्निंग सीजन आपको कैसा लगा सर? और स्पेशली जो पीएसयू बैंकों ने जिस प्रकार के एनपीएस, आई मीन जिस प्रकार की इनकी एसेट क्वालिटी रही, जो इनका क्रेडिट ऑफटेक रहा, जो एनआईएम्स इन्होंने मेंटेन किए, वो कैसे लगे आपको? आपका व्यू पीएसयू बैंक्स पर? इसी पर्सनली अगर आप देखें तो हम लोग जनरली ऐसे टॉप डाउन इन्वेस्टिंग या एक सेक्टर लेवल पे इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये काफी समय से ऐसा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि आप देखें तो कोविड के पहले सिस्टम लेवल हमारा क्रेडिट ग्रोथ जीरो था, और उसके पहले जो 4-5 साल थे वो पूरा का पूरा सिस्टम ठीक करने में ही निकल गए। और क्योंकि पिछले 5 साल में सिस्टम ठीक किया था, और क्रेडिट सिस्टम लेवल क्रेडिट ग्रोथ जीरो था, और काफी बैंकों का तो क्रेडिट डिग्रोथ भी रहा होगा, तो वो पूरा क्लीन अप करने के बाद आप देखिए तो कोविड में जितना डर था उतना बुरा असर नहीं हुआ। और कोविड के बाद जब आर्थिक व्यवस्था में क्रेडिट ऑफटेक में रिकवरी आ रही है, तो ये बैंकें बढ़िया पार्टिसिपेट भी कर पा रही है, क्योंकि वेल कैपिटलाइज्ड है, बैलेंस शीट भी इनकी क्लीन हो चुकी है। तो मैं एक इस नजर से देखूंगा कि जो भी लोगों का कन्विक्शन था वो खरा उतरा, ये गुड न्यूज है। वरना अगर आप देखें तो पिछले 1-2 साल से हमारी भी जब भी कहीं चर्चा होती है, तो हम यही बताते हैं कि अल्टीमेटली बैंकों की सिचुएशन इंप्रूव होगी, और अल्टीमेटली उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो काफी समय से ये एक्सपेक्टेशन था कि बैंक का इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिकवरी होनी चाहिए। तो
निवेशकों के लिए बढ़िया बात यही है कि उनका कन्विक्शन खरा उतरा है, और ये भी जाहिर करता है कि कंसेंसस हमेशा गलत नहीं होता है। तो दैट इज द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस, और मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू भी रहेगा। चलिए, बैंकों की बात हो गई। जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है वहाँ पर अब लोग परेशान है कि ये हो क्या रहा है, आईटी। इसमें सुमैया जी, अब आपका क्या व्यू है? क्योंकि एक बात हुई कि यूएस में कितना प्रेशर आएगा और उसकी वजह से अर्निंग्स पर कितना प्रेशर आएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी डिबेट चल रही है वैल्यूएशन को लेकर कि जो फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल चल रहा है उसमें आप इन कंपनियों को कितना मल्टीपल देंगे, जो आपने काफ़ी बढ़ा दिया था 2021 में, ज़बरदस्त बलून अप दिखा था। आपका व्यू क्या है यहाँ पर? नहीं, हम लोग 2020-21 में काफी ओवरवेट था इंडेक्स के मुकाबले, और इस साल के शुरुआत में जब भारी डी रेटिंग हुई, तो तब हम भी अपना वेटेज वैसे कम कर रहे थे, बट डेफिनेटली उससे कोई अंडर परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूशन भी आया आईटी की वजह से। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं तो हम लोग के पोर्टफोलियोज में आईटी थोड़ा मामूली सा ओवरवेट ही है। हम लोगों ने उसको कोई बहुत कम एक्सपोजर वगैरह नहीं किया है। इसके पीछे के 2-3 कारण है। जैसे आपने बताया कि वैल्यूएशन हमेशा पकड़ पाना और वैल्यूएशन हमेशा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फंडामेंटल्स को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा मानना ये है कि जब भी कोई स्लो डाउन आता है, जब भी कोई नेगेटिव यूएस के बारे में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है, तो 1-2 क्वार्टर डेफिनेटली ऑर्डर इनटेक्स या न्यू बिजनेस 1-2 क्वार्टर स्लो हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जितना जताया जाता है उतना सिक्लिकल है नहीं है, काफी सस्टेनेबल है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पे अगले एक क्वार्टर में या कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से अल्टीमेटली आउट परफॉर्मेंस शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। जैसा मैंने बताया, वैल्यूएशंस को एक्यूरेटली, क्योंकि उसमें आर्ट भी है, साइंस भी है, वैल्यूएशंस को एक्यूरेटली पकड़वाना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं पे बॉटम आउट होना चाहिए अभी। चलिए, कहीं ना कहीं बॉटम आउट होना चाहिए। मार्केट इस समय थोड़ा सा इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग दिखाते हुए सेंसेक्स तो रेड में आ गया है, निफ्टी बैंक भी करीब ऊपर से 200 पॉइंट फिसला है और निफ्टी भी ऊपर से अच्छा खासा फिसला है। बात हो रही थी थोड़ा सिक्लिकल्स की, तो एक ऑटोज पर क्या अब आपका व्यू है? क्योंकि काफ़ी टाइम से इसने आउट परफॉर्म किया है। करीब 1 साल पहले इसमें ये मूव स्टार्ट हुआ था, 1 साल, लेकिन असली मूव आया जब कमोडिटी में डिक्लाइन स्टार्ट हुई, उसके बाद आपने एक मैसिव मूव देखा। अब क्या व्यू है यहाँ पर? अनुज जी, हमको लगता है बरकरार रहेगा, क्योंकि अगर आप देखिए, जितने भी विश्लेषण हैं या जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं अगले थोड़े सालों के, तो डेफिनेटली ये डिबेट हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कितना शेयर रहेगा, इंटरनल कंबशन। देखिए, पूरे के पूरे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो नहीं जाएंगे, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा कि इंटरनल कंबशन इंजन्स का कितना वॉल्यूम ग्रोथ कितना है, उसमें मार्केट शेयर कितना है, और किस तरीके से माइग्रेट होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक बिग पिक्चर की अगर बात करें और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात करें, तो आई थिंक हमारे यहाँ पे जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो कंपनी लेवल पे एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन सेक्टर का जो ट्रेंड है, सिर्फ पिछले 3-4 साल को ज्यादा अपने माइंड पे प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल में आप देखें तो आईएलएफएस डिफॉल्ट के बाद क्रेडिट क्राइसिस, इंश्योरेंस के चेंजेस, BS6 के चेंजेस, बहुत सारे हेडविंड्स आए थे सेक्टर में, और अल्टीमेटली कोविड, जिसको आप बोलते हैं लास्ट ऑन द कैमल्स बैक। तो 2017-18 से लेकर 2020 इट वाज अ सीरीज ऑफ डिजास्टर्स। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा बिग पिक्चर देखें, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। हर एक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में आप देखिए इजाफा हो रहा है। इसके पहले भी आप जो मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, वो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का ही पिक्चर है। तो ट्रेंड तो बरकरार रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे हमको इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आपका आशीष जी, समय निकाला आपने, और ऑल द बेस्ट अगले साल के लिए। तो ये थे वाइट ओक कैपिटल के आशीष सुमैया। मार्केट की तेजी पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ और